हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो कल हमने पढ़ा था प्रिंसिपल न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कल्टिवेबल फिश एंड शेल फिश। इसमें हमने जो मेन न्यूट्रिएंट्स जो इसमें पहले हमने स्टार्ट किया था, प्रोटीन्स। जो हमने पहले से स्टार्ट किया था तो हमने पहले इसमें प्रोटीन्स पढ़ा था। मैंने आपको बोला था इसमें मेजर क्लास ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है। वो है प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। उसके बाद मैंने आपको प्रोटीन्स पढ़ाया। प्रोटीन्स में टिश्यू बिल्डिंग स्ट्रक्चर, एनर्जी सप्लाई। प्रोटीन्स रिक्वायरमेंट कार्निवोरस में क्या होती है और हर्बिवोरस क्या होता है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद मैंने आपको ये जो है टेबल दिखाया था, उसमें दिखाया था मैंने आपको को कितने मात्रा की प्रोटीन चाहिए, किस फिश को कितनी मात्रा की प्रोटीन चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको टिश्यू लेवल पे भी पढ़ाया, ऑर्गन लेवल पे भी पढ़ाया, कैसे ये जो है एब्जॉर्ब होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ पर होते हैं एब्जॉर्ब, और इनका फ़ायदा किस चीज़ को मिलता है। तो ये मैंने आपको पढ़ा। इसमें एसेंशियल, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी मैंने आपको बोला था। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कौन कौन से अमीनो एसिड्स को किस फ़िश को ज़रूरत पड़ते हैं, वो हम आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा है एसेंशियल अमीनो एसिड रिक्वायरमेंट ऑफ सम फिश एंड श्रिम्प्स। कुछ फिशेस और श्रिम्प्स की एसेंशियल रिक्वायरमेंट कुछ अमीनो एसिड्स की, वो भी परसेंटेज में, डाइटरी प्रोटीन यानी कि परसेंटेज ऑफ डाइटरी प्रोटीन। तो ये आप देख सकते हैं, आर्जिनिन पहला अमीनो एसिड, उसके बाद हिस्टिडीन दिया हुआ है, उसके बाद आइसोल्यूसिन दिया हुआ है, उसके बाद ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइल एलेनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन। ये कुछ अमीनो एसिड्स हैं जो कि आप यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कौन से फ़िश को क्या कितनी मात्रा में देना पड़ता है। और इसमें मैं आपको ये परसेंटेज में आएगा, सारे के सारे, यानी कि अगर 5.75 है ये परसेंटेज में है, ये परसेंट्स में है, ये सारा का सारा परसेंटेज में है। तो जब हम ये लेक्चर कंप्लीट करेंगे, इसके बाद इसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा, वो इसके 2-3 लेक्चर बन जाते हैं। 3 लेक्चर जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद जो है मैं आपको इसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लाऊंगा। ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चंस इसके रिलेटेड बनेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि आपको एग्ज़ाम में मदद देंगे, तो वो मैं यहाँ पर आपके लिए लाऊंगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसी के रिलेटेड होंगे, यानी कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ शेल फिश एज वेल एज़ फ़िश, जो इनकी कल्टिवेबल फ़िश जिसको हम कहते हैं, और शेल फिश, इनके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स उसके अकॉर्डिंग ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी होंगे जब हम ये थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे। तो ये आप खुद से देख लेना, टेबल मैंने दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि रोहू में कितने मात्रा के आर्जिनिन चाहिए, 5.75। उसी तरह हिस्टिडीन कितना चाहिए, 2.25। 3 चाहिए आइसोल्यूसिन। उसी के बाद कैटला फ़िश में क्या क्या चाहिए, उसके बाद मृगल फ़िश में क्या चाहिए, उसके बाद कॉमन कार्प स्पीशीज़ जो होती है उसमें क्या चाहिए, उसके बाद टिलापिया, रेनबो ट्राउट में कितना चाहिए, प्रान में कितना चाहिए, और मिल्क फ़िश में कितने अमाउंट का अमीनो एसिड्स, कौन से अमीनो एसिड कितने अमाउंट में देना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट अमीनो एसिड्स का सोर्स कहाँ से आएगा। अमीनो एसिड प्रोफाइल ऑफ प्रोटीन इंग्रेडिएंट इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन फॉर्मुलेटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग फीड्स। यानी कि जब हम फीड्स जो है, जब फीड आपको पता है जो हम खाने के लिए इस मछली को देते हैं, तो ये फीड जो हम देते हैं, ये हम पहले जब इसको बनाया जाता है, इस फीड को, इसमें चेक किया जाता है कि कितनी मात्रा में इसमें अमीनो एसिड, कौन सा अमीनो एसिड कितनी मात्रा में आ गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा, एक सेकंड। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपको यहाँ पर वैलिन की ज़रूरत पड़ गई, वैलिन की, तो आपको चेक करने पड़ेगा कि कौन सी फीड में कितने अमाउंट का वैलिन प्रेजेंट है, या अमीनो एसिड कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है, और फिश कौन सी है जिसको हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कैटला फ़िश है, कैटला फ़िश में जो वैलिन की परसेंटेज है वो है 3.55%, 3.55।
उसमें 3.55% वैलिन की आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। तो उस अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, फीड में चेक करते हैं कि इसमें कितने न्यूट्रिएंट, कितना ये जो है वैलिन प्रेजेंट है। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि अमीनो एसिड प्रोफाइल आपको पता ही है। प्रोफाइल हो गया, जैसे हम अगर किसी को बोलेंगे कि आपका प्रोफाइल क्या है, वो बताता है मैं एक स्टूडेंट हूँ, कोई बताता है मैं एक टीचर हूँ, कोई बताता है मैं एक डॉक्टर हूँ, कोई बताता है मैं इंजीनियर हूँ, कोई बताता है मैं ये मैसन हूँ, मैसन जो कि ये काम करता है मकान बनाने का, कोई कहता है कि मैं प्लम्बर हूँ। तो ये डिफरेंट प्रोफाइल्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसका काम भी होता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी प्रोफाइल चेक किया जाता है कि कौन सी फीड में कौन सा अमीनो एसिड कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, और इसको कितनी मात्रा में रखना है, कितने परसेंटेज में इसको डालना है जब इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये हो गया अमीनो एसिड। फीड्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर कार्निवोरस स्पीशीज़ जनरली कंटेन, जो फीड कार्निवोरस स्पीशीज़ के लिए दी जाती है, जो कार्निवोरस स्पीशीज़ मैंने आपको बोला था, वो फिशेस जो बड़े फिशेस होती हैं, जो कि मीट ज़्यादा खाती हैं, तो उनके लिए जो फीड होती है उसमें क्या होना चाहिए, स्पेशली जनरल कंटेन हाई लेवल्स ऑफ गुड क्वालिटी फिश मील, उनमें हाई क्वालिटी फिश मील होना चाहिए प्रेजेंट, जिनसे उनको एक्सेसिव लेवल ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलती रहें, क्योंकि उनके लिए ज़रूरत पड़ती है हाई क्वालिटी फ़िश मील, यानी कि उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। उसका मतलब क्या हुआ कि उसमें अमीनो एसिड्स जो है वो प्रेजेंट होंगे इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। तो उससे क्या होगा कि जो फ़िश होगी उसके लिए वही सूटेबल रहता है। तो उसके बाद नेक्स्ट, फीड कंटेनिंग हाई लेवल्स ऑफ एनिमल नॉन फिश, यानी कि नॉन फिश प्लांट और माइक्रोबियल, जिसमें नॉन फिश होगा यानी कि प्लांट या माइक्रोबियल प्रोटीन प्रेजेंट होगा, मे रिक्वायर सप्लीमेंटेशन, उसमें ज़रूरत पड़ती है सप्लीमेंटेशन की। यानी कि अगर फीड हमने दी किसी हाई लेवल यानी कि किसी फिश को, तो वहाँ पर अगर फीड प्रेजेंट होगी प्लांट फार्म या माइक्रोबियल फार्म में, तो उसमें अमीनो एसिड्स की कंसंट्रेशन, अमीनो एसिड्स की मात्रा वो बिल्कुल कम होगी। जब अमीनो एसिड्स की मात्रा कम होगी तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सप्लीमेंट्स देने पड़ेंगे। सप्लीमेंट्स हम कैसे दे सकते हैं, हम एक्स्ट्रा एसेंशियल अमीनो एसिड्स इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स हम उनके लिए प्रोवाइड करेंगे पर्टिकुलर फिश स्पीशीज़ के लिए। उसके बाद ये हो गया यहाँ तक कंप्लीट प्रोटीन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं लिपिड, यानी कि लिपिड की मात्रा कितनी होनी चाहिए और लिपिड किस काम के लिए आता है वो भी हम देखते हैं। डाइटरी लिपिड्स में आता है फैटी एसिड एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल, सोर्स कहाँ से है इसका, सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स एंड प्राइमरी एनर्जी सोर्स, स्टोरेज प्रोडक्शन मेनली ट्राइग्लिसराइड्स और मेजॉरिटी ऑफ डाइटरी एंड बॉडी फैट, इंपॉर्टेंट फॉर इंसुलेशन। ये इनको किसके लिए काम आते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर इंसुलेशन आपको पता ही है, गर्मी के लिए यानी कि इंसुलेट करता है, यानी कि गर्मी रखता है, यानी कि जो फिश होगा उसके अंदर गर्मी रखता है। तो गर्मी किस कारण रहती है, अगर आपने देखा होगा, अगर किसी बंदे को फैट यानी कि चर्बी है या जो है किसी में ऑयली स्किन ज़्यादा, उसको जो है जो सर्दी होती है, जो सर्दी और गर्मी का मौसम आता है, तो उसमें सर्दी जो है वो कम लगती है बनस्बत गर्मी, यानी कि गर्मी उसको ज़्यादा लगती है सर्दी के अलावा, यानी कि सर्दी उसको, ठंड उसको कम लग जाएगी, गर्मी ज़्यादा लग जाएगी। वो क्यों, क्योंकि उसके अंदर फैट होता है। फैट जो है ये इंसुलेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जब फ़िश वाटर में ही रह रही है, व्हेन द फिश इज़ ऑलरेडी इन द वाटर, इट मीन्स यहाँ पर मतलब क्या है, तो उसको ठंड लग जाएगी, ही विल फील कोल्ड। तो उसके लिए उसको चाहिए किन चीज़ों की ज़रूरत चाहिए उसको, उनको चाहिए लिपिड्स की ज़रूरत, यानी कि फैट्स की ज़रूरत चाहिए। तो वो कहाँ से आते हैं, तो वो ट्राइग्लिसराइड्स मेजॉरिटी डाइटरी या बॉडी फैट जो होता है वो कहाँ से आते हैं, डिफरेंट सोर्सेज से। उसके बाद फॉस्फोलिपिड्स, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बायोमेम्ब्रेन।
फास्फोलिपिड्स का काम क्या है? फास्फोलिपिड्स आपको बताइए, इसमें क्या दिया है आगे? फास्फो, यानी कि फास्फोरस भी इसमें प्रेजेंट है। फास्फोरस हमें मेन रोल किस में अदा कराता है? ये बायोमेम्ब्रेन्स, जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, सेल मेम्ब्रेन्स, ये उनमें काम आता है। ये मेम्ब्रेन्स को स्ट्रेंथ देता है। तो ये कहाँ पर काम आता है? फास्फोलिपिड्स, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ बायोमेम्ब्रेन्स। उसके बाद स्फिंगोमाइलिन्स जो कि पाई जाती हैं कहाँ पर? ब्रेन और न्यूरल टिश्यूज़ में। स्फिंगोमाइलिन्स आर फाउंड इन ब्रेन एंड न्यूरल टिश्यूज़। ब्रेन और न्यूरल टिश्यूज़ में पाए जाते हैं स्फिंगोमाइलिन्स। उसके बाद स्टीरोल्स जो है ये कंपोनेंट या प्रिकर्सर होते हैं हार्मोन्स के। स्टीरोल्स आर द कंपोनेंट्स और प्रिकर्सर ऑफ हार्मोन्स, यानी कि स्टीरोल्स का काम क्या है? स्टीरोल्स यानी कि जर्ग देते हैं, यानी कि ये कंपोनेंट एक प्रिकर्सर होता है हार्मोन का, यानी कि ये हार्मोन को जर्ग देता है कि आप अपना काम शुरू करो। अगर हार्मोन फॉर एग्जांपल अभी अगर किसी को जो ये होती है सुई, या किसी को कोई कांटा चुभता है, जब कांटा चुभता है तो वो अचानक से पैर उठा लेता है, तो उससे क्या होता है कि उसको जो है हार्मोन जो है वो सिग्नल भेजता है पैर में। इसमें टाइम नहीं लगता है, ये विदिन नैनो सेकंड्स हो जाता है, सिग्नल यहाँ पैर में लग जाती है और इंसान पैर उठाता है। तो उससे क्या होता है कि उसको पता लग जाए कि मुझे नीचे जो है कांटा चुभ गया है। वैसे ही यहाँ पर भी है, ये स्टीरोल, इसका काम क्या होता है? ये प्रिकर्सर ऑफ हार्मोन्स। उसके बाद वैक्सीज, एनर्जी स्टोरेज इन प्लांट्स एंड इन सम एनिमल कंपोनेंट्स। वैक्सीज जो हैं ये एनर्जी स्टोरेज इन प्लांट्स एंड इन सम एनिमल कंपोनेंट्स, ये एनर्जी स्टोरेज में काम आता है। उसके बाद डाइटरी लिपिड्स आल्सो सर्व कैरियर्स बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। डाइटरी लिपिड्स जो होते हैं ये एक्ट करते हैं एज कैरियर्स भी। कैसे करते हैं ये एज कैरियर्स? क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन करते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स की, यानी कि उनकी एब्जॉर्प्शन करते हैं और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे A, D, E, K, ये फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, ये फैट के साथ इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं और उन्हीं के साथ मिलके फिर आगे चले जाते हैं। एंड नेचुरल और सिंथेटिक, या नेचुरल या सिंथेटिक जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें मदद करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। उसके बाद डाइटरी लिपिड्स इन्फ्लुएंस फ्लेवर एंड टेक्सचर ओडी प्रिपेयर्ड फूड फीड एंड आल्सो फ्लैश क्वालिटी ऑफ द फिश फीड। तो ये जो है टेक्सचर वगैरह या फ्लेवर जो होता है, फ़िश का जो फ्लेवर होता है उसमें मेंटेनेंस या उसमें मज़ा बन जाता है फिर, यानी कि उसके मीट में मज़ा होता है या फ्लैश क्वालिटी बन जाती है। तो ये जो है ये फीड में मिलाया जाता है ताकि उसकी फ्लैश क्वालिटी अच्छी बन जाए, मीट जो फ़िश का है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी वाला बन जाए। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है ग्लिसरॉल, मोनोग्लाइसराइड, डाइग्लाइसराइड्स एंड ट्राइग्लाइसराइड्स। मोनोग्लाइसरॉल ये ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल है, इसमें CH OH CH2 CH2 OH 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 ग्रुप। उसके बाद CH2 CHOH CH2 OH OOC, ये फैटी एसिड चेन है, ये जो है ये फैटी एसिड, इसके साथ फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स यानी कि लिपिड मॉलिक्यूल्स जुड़ते रहते हैं, फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स। तो ये एक लिपिड मॉलिक्यूल जब जुड़ेगा तो इसको बोलते हैं मोनोग्लाइसराइड, यानी कि जब एक लिपिड मॉलिक्यूल, जब दो जुड़ेंगे तो बोलते हैं डाइग्लाइसराइड, जब तीन जुड़ते हैं बोलते हैं ट्राइग्लाइसराइड। तो इसी तरह जो है आगे आगे ग्लाइसराइड्स की चेन या फैटी एसिड की चेन जो ही जुड़ जाएगी तो उसको हम उसी नाम से जानते हैं फिर। उसके बाद फैटी एसिड्स, 40 फैटी एसिड्स फाउंड इन नेचर में, कुदरत में 40 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। उनका फिज़िकल, केमिकल, न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ कैसे है, क्या है, ये हम देख सकते हैं। नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स इन मॉलिक्यूल, ये कैसे चेक कर सकते हैं हम, फिज़िकल, केमिकल या न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ क्या है इसमें, वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इसमें कितने नंबर के कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं इन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फैटी एसिड है, इसी के अकॉर्डिंग हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये मोनोग्लाइसराइड है या डाइग्लाइसराइड है, और ये फैटी एसिड किस टाइप का है।
यानी कि लिपिड कौन से लिपिड का बना हुआ है। तो उसके बाद नंबर एंड पोजीशनिंग ऑफ डबल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स, नंबर जो है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसी के अकॉर्डिंग इसको कहा जाता है, अगर डबल बॉन्ड है तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो उसी हिसाब से होगी, यानी कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी जो होगी स्ट्रेंथ बिल्कुल अच्छी होगी। तो ये जो है ये डिफरेंट बॉन्ड ग्रुप्स या कार्बन एटम्स के बिना पर हम कह सकते हैं। मोस्ट नेचुरली ऑकरिंग फैटी एसिड्स कंटेन, जो नेचुरली ऑकरिंग फैटी एसिड्स होते हैं उनमें मैक्सिमम क्या होते हैं, उनमें मैक्सिमम कंटेन करते हैं ए सिंगल कार्बोक्सिल ग्रुप, उनमें सिंगल कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, यानी कि COOH, उनमें ये ग्रुप सिंगल होता है जो मैक्सिमम नेचुरली ऑकरिंग फैटी एसिड्स हैं। एंड स्ट्रेट अनब्रांचेड कार्बन चेन, और एक स्ट्रेट अनब्रांचेड कार्बन चेन होती है, यानी कि यहाँ पर एक स्ट्रेट अनब्रांचेड कार्बन चेन होगी C अनब्रांचेड, यानी कि इसमें ब्रांचेस नहीं होंगी, इस तरफ ब्रांचेस नहीं होंगी, यहाँ इस तरफ और जुड़ा होगा कुछ या एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स ऐड हुए होंगे, तो वो नहीं होता है। कार्बन चेन में कंटेन, कार्बन चेन में अब क्या हो सकता है, ये जो कार्बन चेन मैंने आपको दिखाई इसमें क्या हो सकता है, नो डबल बॉन्ड, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है। क्लियर हो गया, इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड, उसको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड के नाम से जानते हैं। नो डबल बॉन्ड, दैट मीन्स इट इज़ सैचुरेटेड फैटी एसिड। सिंगल डबल बॉन्ड, अगर सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों होंगे, यानी कि बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, कभी आगे चलेंगे तो डबल बॉन्ड भी होगा C, तो उसको बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। याद रखना, नो डबल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, उसको सैचुरेटेड फैटी एसिड। सिंगल डबल बॉन्ड मोनो सैचुरेटेड फैटी एसिड। मोर देन वन डबल बॉन्ड, जब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे तो पॉली सैचुरेटेड फैटी एसिड्स उनको कहते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सी फ़िश में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और कितने मात्रा में जो है इसको प्रोवाइड किया जाता है। ये आप देख सकते हैं कॉमन नेम लॉरिक, मैस्टिक, पॉमेटिक, स्टीरिक, एराकेडिक, पॉमिटोलिक, ओलिक, लिनोलिक, लिनोलेनिक एंड एराक्योडेनिक, ये कुछ लिपिड्स हैं और उनमें सिस्टम नेम भी दिया हुआ है, केमिकल एब्रीवेशन भी दी हुई है, मेल्टिंग पॉइंट भी दिया हुआ है। ये आप खुद से चेक कर लेना, इस टेबल को देख लेना और पता लग जाएगा कि इसका सोर्स कहाँ से आता है और मेल्टिंग पॉइंट किसका कितना है। और केमिकल एब्रीवेशन भी दी हुई है C12, यानी कि कार्बन इसमें 12 होंगे, इसमें कार्बन 14 होंगे, C16, C18, C20, C16, इसमें 19 जो है ये कार्बन चेन, ये कार्बोक्सिल ग्रुप वगैरह होते हैं, इसमें इसमें 0 ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट होता है। इसी तरह आगे आगे चल के फिर आपको पता डिस्क्राइब एंड क्लासिफाइड यूजिंग कन्वेंशनल एब्रीवेशन बेस्ड ऑन, ये जो ऊपर टेबल दिया हुआ है ये किस पे डिपेंड है, कार्बन चेन लेंथ, कार्बन चेन की लेंथ कितनी है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स, डबल बॉन्ड्स कितने प्रेजेंट है कार्बन एटम्स के दरमियान, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, जिसको हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन के नाम से जानते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डोडिकोनैनिक 9 हेक्सा डोडिकोनॉन, तो यहाँ पर कार्बन चेन जो है 12 कार्बन्स की और सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी सिंगल, इसमें 19 डबल बॉन्ड है। पोजीशन ऑफ फर्स्ट बॉन्ड काउंटिंग फ्रॉम टर्मिनल मिथाइल ग्रुप, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है लिनोलेनिक एसिड, ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर इसने दिखाया था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिनोलेनिक एसिड 2 हैं, लिनोलिनिक, एक तो 9, 12, 15 ऑक्टा डेका, 9, 12 ऑक्टा डेका। अब हम देख सकते हैं ये वाला कौन सा है, ऑक्टा डेका मीन्स 10, इसमें खाली 9। तो क्या होता है कि इसमें दिखाया हुआ है, एग्जांपल दी हुई है नीचे 18:3 N3, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर COOH, ये C है कार्बोक्सिल ग्रुप, COOH कार्बोक्सिल ग्रुप। उसके बाद जो है ये कार्बन चेन है
सी 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 सी। अब यहाँ से है ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, यानी कि इसमें 3 डबल बॉन्ड है। हो गया क्या, जो मैंने आपको ऊपर कहा, अगर 3 डबल बॉन्ड होंगे तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ट्राइग्लाइसराइड, उसको ट्राइग्लाइसराइड कहते हैं। यानी कि 3 चेन, नहीं सॉरी यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड्स हैं, सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पर जो है, यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड्स हैं, तो जो है इसको, कहाँ गया, तो ये आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती है। ये एग्जांपल दी हुई है, आपको इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको डीप भी पढ़ाऊँगा तो ये थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इसमें फिर जो है इसकी बायोसिंथेसिस वगैरह जो क्लियर इसमें फ़िगर बनानी पड़ती है, तो उसी से आपको पता चल जाएगा इसमें क्या क्या है। पर यहाँ पर आपको न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं वो हम यहाँ पर पढ़ाएंगे आपको। तो इसमें जो है फिशेस में जो फ्रेश वाटर डायड्रमस फिश जो होती है, उसमें बेटर सिंथेसाइजिंग एबिलिटीज़ होती है दैन कार्निवोरस। यानी कि जो फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं ये खुद ब खुद सिंथेसाइज करती हैं लिपिड्स वगैरह को, यानी कि फ़ैट पोर्शन को ये खुद ब खुद बनाती हैं बनस्बती, यानी कि इनके कार्निवोरस फिशेस जो है ये जो है इनको देना पड़ता है। दे हैव टू प्रोवाइड सच टाइप ऑफ लिपिड या फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स, अदरवाइज़ ये नहीं बना सकते हैं। तो उसके बाद हेल्थ ऑब्लिक सर्वाइवल में इंक्रीज आल्सो इन फ्रेश वाटर व्हेन हुफा इज़ इंक्लूडेड इन डाइट। जब हम जो है हेल्थ और सर्वाइवल रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है फ्रेश वाटर फिशेस में या डायड्रोमस, जब उनमें हुफा यानी कि डाइट प्रोवाइड किया जाता है, डाइट रिच इन फैटी एसिड्स, यानी कि वो डाइट जो कि फैटी एसिड्स में रिच होगा, जब उनको वो डाइट प्रोवाइड करते हैं तो उनकी सर्वाइवल रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। कार्निवोरस में जो है कैपेबिलिटी डिफर्स, कार्निवोरस में कैपेबिलिटी डिफ़र करती है। उसके बाद सोर्सेज कहाँ से हैं, मैरीन फिश ऑयल्स रिच सोर्स ऑफ N3 सीरीज़ ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स। जो मैरीन फिश ऑयल्स होते हैं वो रिच सोर्स होते हैं किनके, N3 सीरीज़ ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स। डाइट फॉर मोस्ट एक्वाकल्चर स्पीशीज आर सप्लीमेंटेड विथ मैरीन ऑयल्स। जो डाइट एक्वाकल्चर स्पीशीज़ को प्रोवाइड किया जाता है उनमें सप्लीमेंट्स होते हैं किनके, मैरीन ऑयल्स के। उसके बाद हायर प्लांट ऑयल्स जो होते हैं वो उसका जो हायर प्लांट ऑयल्स होते हैं जैसे अल्फ़ा लिनोलिक एसिड या लिनोलिक एसिड, ये जो है ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, तो ये भी प्रोवाइड किया जाता है फिशेस को, ताकि उनकी जो है क्वालिटी वगैरह या जो लिपिड पोर्शन है वो इंक्रीज़ हो जाए। ग्रॉस लिपिड रिक्वायरमेंट जो है वो एस्टिमेटेड है इन सेवरल 4 से 15% जो है लिपिड की कंसंट्रेशन देनी पड़ती है, फैट जो न्यूट्रिशनल डाइट होता है। ऑप्टिमल फॉर प्रैक्टिकल डाइट कार्पस में 7 to 9% प्रोवाइड किया जाता है फैट रिच न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद फिश ऑयल इज़ रिच डाइटरी सोर्स ऑफ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। फिश ऑयल जो होता है ये रिच होता है किसमें, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या क्या फ़िश जो फैट होता है या ऑयल होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। उसके बाद एसेंशियल फैटी एसिड रिक्वायरमेंट ऑफ सम फिश एंड प्रॉन स्पीशीज़, ये इंपॉर्टेंट है। फिश ये यहाँ पर दिया हुआ है, फिश ऑब्लिक प्राण, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, कैटला, सी बास, चैनल कैटफिश, मैगूर, सिंगी, रेनबो ट्राउट, टिलापाजिली, ओरिक्रोमस निकोटलस और रोजनबर्गी, इनमें जो है प्रोवाइड किया जाता है ये न्यूट्रिएंट्स। 1% ऑफ दिस 18:9 हुफा, यानी कि जो फैटी एसिड्स होते हैं रिच इन फैटी एसिड्स वो प्रोवाइड किए जाते हैं इनको। उसी तरह यहाँ पर कम्बिनेशन होती है हुफा और दिस नेक्स्ट लिपिड की, तो ये जो है लिपिड्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी बट सम क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स रिक्वायर कोलेस्ट्रॉल इन द डाइट। कोलेस्ट्रॉल जो है वो बॉडी में ही बन जाता है, इनके फिश की बॉडी में ही कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, मगर कुछ प्रॉन्स ऐसे होते हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता है, उनको प्रोवाइड करना पड़ता है थ्रू डाइट।
यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल भी हम एज डाइट फ़िश को देते हैं। एग्जामिनेशन में अगर आ सकता है कि क्या हम कोलेस्ट्रॉल को एज डाइट फ़िश या प्रान को देते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए यस। अगर वहाँ पर दिया होगा कि हम कोलेस्ट्रॉल एज डाइट किसको देते हैं, वहाँ पर प्रान दिया होगा, फ़िश दिया होगा, फ्रॉग दिया होगा और किसी बर्ड का नाम दिया होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हैन, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रान। कोलेस्ट्रॉल रिक्वायर्ड फॉर द लेवल, कोलेस्ट्रॉल कितना ज़रूरत चाहिए, 0.25 to 0.5%। इंडियन मेजर कार्ब फॉस्फोलिपिड रिक्वायर्ड, इंडियन मेजर कार्ब जो है इसमें फॉस्फोलिपिड की रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए, 4%। और मैरीन श्रिम्प जो होती है इसमें फॉस्फोलिपिड की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, 1 to 2%। यानी कि जो इंडियन मेजर कार्ब है, ये याद रखना है आपको, इंडियन मेजर कार्ब एग्जामिनेशन में आ सकता है। इंडियन मेजर कार्ब में फॉस्फोलिपिड की कंसंट्रेशन मात्रा कितनी चाहिए उसको, तो आपका आंसर जो होना चाहिए 4% उसको होना चाहिए। और मैरीन श्रिम्प्स जो होते हैं उनमें 1 to 2% होते हैं, ताकि उनकी ग्रोथ हो जाए और सर्वाइवल जो है, सर्वाइवल रेट जो है वो बढ़ती जाए। एन फैटी एसिड्स N6 प्यूफा इज़ आल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रूड स्टॉक डाइट फॉर गोनेडल मैचुरेशन एंड ब्रीडिंग एफिशिएंसी। गोनेडल मैचुरेशन यानी कि गोनेड्स को मैचुरेट करने के लिए और ब्रीडिंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए प्रोवाइड किया जाता है N3 फैटी एसिड्स एंड N6 प्यूफा। उसके बाद नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स, ये कल पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ तक पढ़ाऊँगा और उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन हम कल पढ़ेंगे। लाइक प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, जैसे प्रोटीन्स और लिपिड्स ज़रूरत पड़ते हैं एक फ़िश को अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत पड़ती है। सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। Fish do not have specific dietary requirement, but carbohydrate always included in fish diet as they are inexpensive energy source and also act as pellet binder। ये जो होता है कार्बोहाइड्रेट, ये एक रिच सोर्स ऑफ एनर्जी होता है और इनएक्सपेंसिव यानी कि कॉस्ट इसमें ज़्यादा नहीं लगता है। कार्बोहाइड्रेट्स इजीली अवेलेबल है और ये कॉस्टली नहीं होते हैं, तो ये रिच सोर्स होता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये प्रिकर्सर होते हैं किसके लिए, वेरियस मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट नीडेड फॉर ग्रोथ, वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो कि ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। यानी कि आपको मैंने पहले ही बोला था, जब हैचलिंग होती है, हैचलिंग के बाद नेक्स्ट स्टेज पे आने के लिए कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है, तो कार्बोहाइड्रेट को देना पड़ता है। तो ये जो है ये कार्बोहाइड्रेट हमें प्रोवाइड करता है नेसेसरी एनर्जी, नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स, मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स, जो कि जिससे कि ग्रोथ हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स हैव स्पेयरिंग इफेक्ट ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ डाइटरी प्रोटीन इन मनी एक्वाकल्चर स्पीशीज़। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं इनमें स्पेयरिंग इफेक्ट होता है, यानी कि ये पेयरिंग करते हैं प्रोटीन के साथ और उनको एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। जब ये इंटेस्टाइनस पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। उसके बाद डाइजेस्टिबिलिटी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्पीशीज़, डाइजेस्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है हम कार्बोहाइड्रेट्स डिफरेंट स्पीशीज़ के लिए डिफरेंट देते हैं। जैसे क्रूड फाइबर्स यानी कि क्रूड फाइबर्स जिसमें डाइजेशन जो है बहुत लंबे समय तक हो जाता है, यानी कि फाइबर्स जिसमें ज़्यादा फाइबर्स होते हैं उसमें डाइजेशन लेट हो जाती है, यानी कि वो इज़िली वो साथ ही, यानी कि एकदम जब हमने खाया तो उसके बाद ही डाइजेस्ट हो जाएगा, नहीं। जिसमें फाइबर्स ज़्यादा होते हैं वो लेट डाइजेस्ट होता है, जिसमें फाइबर्स कम होते हैं वो डाइजेस्ट क्विकली हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा होल व्हीट आटा अगर आप खाओगे तो उसकी डाइजेशन जो है वो लॉन्ग पीरियड तक रहती है। उसके बाद अगर आप सिंपल आटा, मैदे वाला आटा खाओगे, जैसे ही आपने खा लिया तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, वो क्विकली डाइजेस्ट होता है। तभी रिकमेंड किया जाता है जो ये क्या कहते हैं इनको, शुगर पेशेंट्स होते हैं, उनको होल व्हीट फूड ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, जो क्योंकि इनमें ग्लाइसिन इंडेक्स जो है वो लो होता है। उसी तरह सेल्यूलोज इज़ प्रोड्यूस्ड बाय गट बैक्टीरिया, एग्जांपल हर्बीवोरस फिश, काइटिनीज इन क्रस्टेनियस गाइट। तो ये जो है ये कुछ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं और उससे जो है ग्रोथ हो जाती है फ़िश की।
तो कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट्स। थैंक यू।